नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबके लिए डेली किसी न किसी एम्स में वैकेंसी आ रही है, आपको बता भी रहे हैं। और इतना वैकेंसी सभी एम्स में फिर से अभी हाल में आने वाली नहीं है। आपको 5 से 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही एम्स में वैकेंसी निकलेगी। तो जो दोस्त लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी का, रेलवे का, जिसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसका अप्लाई करें यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो। बहुत सारे दोस्त लोग क्या देखते हैं कि 50,000 वैकेंसी होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए तब हम अप्लाई करेंगे। अरे भाई, आपका प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो एक वैकेंसी में भी जॉब नहीं होगा और 50,000 वैकेंसी में भी आपका जॉब नहीं होगा। ओके, तो यदि आपका प्रिपरेशन है, आपके अंदर में टैलेंट है तो आप अप्लाई जरूर करें। ओके, जहाँ पे वैकेंसी कम होती है अप्लाई भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपके तरह सोचने वाले लाखों हैं। ओके, तो आप इस लाखों के भीड़ से थोड़ा अलग हों और अप्लाई करें और एक सीट आप अपना पक्का करें। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं एम्स नागपुर का, एम्स कल्याणी का, एम्स भोपाल का और बहुत सारे एम्स के वैकेंसी के बारे में जब आपको बताया हूँ, वीडियो दिया हूँ, तो उस पर यही कमेंट्स आया है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा। मतलब उनका एक तरह से ये कमेंट्स होता है कि इतना कम वैकेंसी में क्या होगा। अरे भाई, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, आपका जॉब एक ही सीट पे हो सकता है, आप 1000 सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, कंडीशन यही है कि आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसका अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों यदि आप अपना कैरियर एम्स में बनाना चाहते हैं, यदि आप अपना फ्यूचर एम्स में देखते हैं, आप एम्स में जॉब करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई जरूर करें। जितना भी वैकेंसी के बारे में आपको बताए हैं आप जाके वीडियो देख लें। इसका एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं कि किस किस एम्स में वैकेंसी आई है। आप ऑल टू ऑल वीडियो देख लें, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप देख लें, आप अप्लाई करें। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में आज जो आपको बताने वाले हैं वो एम्स राजकोट के बारे में बताने वाले हैं और ये गुजरात में है। तो आइए आपको डिटेल्स में सब कुछ बताते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना वैकेंसी है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वैकेंसी ग्रुप ए, बी, सी तीनों के लिए आई है। तो आइए आपको एक एक करके अच्छा से दिखाते हैं। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़े, आपको वहाँ ये पीडीएफ दे देंगे। आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, तो दोस्तों बिना एक्सपीरियंस वाला जो इसमें पोस्ट है उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टोटल इसमें 37 टाइप्स के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें आप सबसे पहले बिना एक्सपीरियंस वाले पोस्ट के बारे में जान लें। यदि आप लोग एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जैसे के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 9 वैकेंसी है। इसमें से 6 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई वैकेंसी इसमें रिजर्व नहीं है। ओके, तो यदि आप लोग चाहते हैं तो एलडीसी के लिए यानी कि जैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट है। इसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहा जाता है। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें से 4 यूआर के लिए और 1 ओबीसी के लिए है। तो आप चाहें तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी टोटल 6 वैकेंसी है। इसमें से 5 यूआर के लिए और 1 ओबीसी के लिए है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो यूडीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। इसे एसएसए भी कहा जाता है और इसे एम्स में एसएए कहा जाता है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ओके, तो यदि आप चाहें तो यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 3 पोस्ट है और तीनों का तीनों यूआर में है। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये 3 वैकेंसी पे फाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसी तरह स्टोर कीपर का वैकेंसी है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, AAO के लिए ओनली 1 ही वैकेंसी है। तो यदि आपका अच्छा प्रिपरेशन है, आपको सर्विस रूल के बारे में पता है, आपके पास यदि पहले से एक्सपीरियंस है, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेवल 4 में, लेवल 6 में, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये लेवल 7 का जॉब है, इसमें 1 ही वैकेंसी है। आप चाहें तो इसका अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होता है। ओके, आप जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो। ओके, तो दोस्तों आप लोग एक नज़र में सभी पोस्ट को अच्छा से देख जाएँ और इसके बाद आइए आपको बताते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन और आपको ये पीडीएफ दे देंगे। आप लोग एक एक करके ऑल टू ऑल पोस्ट का इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और आप चाहें तो एम्स राजकोट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और एज लिमिट क्या है। आइए आपको बताते हैं।
दोस्तों यहाँ पे देखें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ओनली ग्रेजुएट मांगा गया है और एज 21 से 30 साल मांगा गया है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा। आप यदि SC ST हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा। ओके, आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, यदि आप चाहें तो डाइटिशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में तो। और उसके बाद आप लोग देखें असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसका अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो। यदि आप लोग चाहें तो असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो। बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं। यदि आप चाहें तो लाइब्रेरियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में तो आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद आप लोग देखें LDC का, तो LDC के लिए यानी कि जैसे के लिए ओनली 12th पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए 35 का इंग्लिश में या फिर 30 का हिंदी में, तो आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। और आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। ओके, और LDC के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से 30 साल रखा गया है। यदि आप OBC होंगे तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा। आप यदि SC ST होंगे तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा। ओके, इसके अलावा आप लोग देख लें ऑफिस असिस्टेंट बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है, आप चाहें तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है और आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 21 से 30 साल रखा गया है। यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करें। पर्सनल असिस्टेंट के लिए यदि आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पे 11th लिख दिया है, यहाँ पे 12th होगा, है ना, मिस्टेक से लिख दी गई है। ऐसा छोटा छोटा गलती हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। अभी तो अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, अप्लाई स्टार्ट होने से पहले इस पर किसी का नज़र जाए तो ये ठीक कर सकता है। ओके, तो स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। ओके, और आप चाहें तो UDC के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो आप UDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट वही होगा जो LDC के लिए है, यानी कि आपको 35 का टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में या फिर 30 का हिंदी में होनी चाहिए, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, और UDC के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 30 साल रखी गई है। तो आप लोग देख लिए कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और आपको ये PDF दे देंगे। आप लोग आराम से सभी पोस्ट का देख लें, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई कि कितना कितना वैकेंसी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या है वो आपको बता दिए। और अब आइए आपको बता देते हैं कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा। उसके बाद आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं कुछ पोस्ट का। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखें टेस्ट सेंटर के बारे में ये कहा गया है कि इसका एग्ज़ाम राजकोट, अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली या फिर मुंबई में हो सकता है। इसी चारों जगह पे इसका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम सेंटर इसी चारों जगह में से कहीं हो सकता है, तो आप देख लें आप अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं और आप यहाँ जाना चाहते हैं कि नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, और आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप पहला प्रेफरेंस क्या रखना चाहते हैं, दूसरा क्या रखना चाहते हैं, तीसरा क्या रखना चाहते हैं, चौथा क्या रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। ओके, तो आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके जो नियर बाय सिटी है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हो गई एग्जाम सिटी की बात। और अब आइए आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। और आपको एक बात बता दें कि जो सिलेबस एम्स पटना का था, एम्स भुवनेश्वर का है, वही सिलेबस इसका भी रखा गया है, सेम टू सेम। यदि आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आइए आपको LDC का, स्टेनो का और ऑफिस असिस्टेंट का बता देते हैं। और ऑल टू ऑल पोस्ट का आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं इस PDF में। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखें LDC का जो सिलेबस दिया है इसमें रीजनिंग, मैथ, GK और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बारे में ये जो डिटेल्स सिलेबस दे दिया है, लेकिन एक गलती क्या कर दिया है कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में अभी क्लियर नहीं किया है। ओके, तो जैसा कि एम्स पटना में 50-50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपका SSC CHSL का सिलेबस था सेम टू सेम इसका भी था, तो आप लोग भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि 50-50 क्वेश्चन इसमें रह सकता है। UDC के लिए भी सेम सिलेबस है। आइए आपको UDC का भी दिखा देते हैं। तो ये आपका UDC का रहा। UDC में भी रीजनिंग, मैथ, GK और इंग्लिश ही पूछा जाएगा। तो आप लोग देख लें, यदि आप लोग SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा चांस है। ओके, और अब आइए आपको बता देते हैं स्टेनोग्राफर के लिए क्या सिलेबस है।
दोस्तों ये देख लें, ये स्टेनोग्राफर के लिए सिलेबस है और इसमें डिटेल्स में दिया है कि कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग देख लें, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाद जीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, उसके बाद इंग्लिश से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के, यानी कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे और इसी पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। इसके बाद आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ओके, तो ये दोस्तों सिलेबस रहा। और अब आइए दोस्तों आपको ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बता देते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट का वही सिलेबस है जो एम्स पटना में पूछा गया था और आपको वो क्वेश्चन भी दिखा देंगे, करवा देंगे जो एम्स पटना में पूछा गया था। तो यदि आप लोग चाहें तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, उसके बाद आपका जीके से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के, इसके बाद मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, उसके बाद इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। इसके बाद आप लोग देख लें, सर्विस रूल से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के। ओके, तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे। तो आप लोग देख लें, यदि आपको सर्विस रूल के बारे में पता है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा AAO के लिए भी सेम सिलेबस है, तो आप लोग देख लें, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अब आइए आपको इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एम्स में एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा रहता है, इसमें भी ज़्यादा ही है। कितना रखा गया है आइए आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है, आप यदि UR हैं OBC हैं तो आपको 3000 देना पड़ेगा। आप यदि SC ST और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए फ़ी 1500 होगा। तो आप लोग देख लें आप इसका अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं। और जो दोस्त लोग दिव्यांग हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। ओके, तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपको दे दिए। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें। और अब आपके मन में रहा कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, अप्लाई स्टार्ट हो चुका है कि नहीं, तो इसका अप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब से भी अप्लाई स्टार्ट होगा 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोग एम्स राजकोट का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें और जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां आपको अपडेट दे दी जाएगी। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।